गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लासेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, मगर थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मीन होता है जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो जब मिल जाते हैं तो मिलने पर जो हमें प्राप्त होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने H2O लिया, H2O मीन वाटर लिया। इसमें वाटर में हमने कुछ NaCl मिक्स किया, NaCl and C12 acids O11 सॉरी C12 H22O11 लिया। चीनी, नमक और चीनी इसमें मिक्स किया। तो ये कुछ पार्टिकल्स नमक और चीनी के यहाँ पे रहेंगे जब हम डालेंगे। नमक और चीनी जब इसको हीट करेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, या फिर हम इसको जो हमारे पास जल है इसके अंदर उसको हम तेजी से घुमाएंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो विलयन कहलाएगा। ये पहला चैप्टर क्लास 12 का इसी के बारे में। तो विलय और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलय और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से विलयन होते हैं। विलय और विलायक को मिक्स करके हमें विलयन प्राप्त होता है। देखेंगे पहले कौन सा विलयन आएगा। विलय विलायक विलयन, विलय विलायक विलयन। तो विलय में पहले हम ठोस लेंगे, विलय में ठोस लिया, और विलायक में भी ठोस लिया। तो ठोस और ठोस का मिक्सचर क्या होगा, मिश्र धातु प्राप्त होगा। मिश्र सेकंड हम किसका विलयन ले, द्रव और ठोस का। द्रव और ठोस, इससे हमें अमलगम प्राप्त होगा। द्रव और ठोस के मिश्रण से हमें क्या प्राप्त होगा, अमलगम। अमलगम का सूत्र होता है Na प्लस Mg। थर्ड हमारे पास क्या आया, गैस और ठोस का मिश्रण। तो गैस और ठोस का मिश्रण हमारे पास क्या होगा, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। गैस और ठोस, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। फोर्थ हमारा क्या होगा, ठोस और द्रव का। ठोस और द्रव का, जैसे चीनी और जल।
द्रव लेते हैं, दो द्रव में हमारे पास क्या मिल जाएगा, H2O है, C2H5OH है। तो OH वाले मोस्टली लिक्विड ही होते हैं, तो हम H2O और OH वाले लेते हैं, द्रव और द्रव, H2O और सॉरी एल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास 5 हुआ। छठा होगा गैस और द्रव। गैस हमारे पास विलेय होगा और द्रव हमारे पास विलायक होगा। गैस और द्रव, गैस और द्रव से हमें क्या प्राप्त होगा, गैस और द्रव में क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, सोडा वाटर, सोडा वाटर। 7 हमारे पास क्या होगा, ठोस और गैस। ठोस और गैस का मिश्रण कौन सा हो सकता है, जैसे धुआं, ठोस और गैस। ठोस और गैस का कौन सा होगा, धुआं। ये 7 होगा हमारे पास। 8 कौन सा होगा, द्रव और गैस, द्रव और गैस। वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। और 9 हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाला, गैस और गैस। गैस और गैस का मिश्रण करेंगे तो हमें गैस ही प्राप्त होगा, गैस और गैस। गैस और गैस हमें मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, वायुमंडल में। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण होता है, तो वायुमंडल में गैस। ठीक है, ये हमारे 9 मिश्रण थे, विलेय और विलायक। और जैसे कोई भी हमारे पास बैलून है, इसमें हमने 2 गैसें भरी, कोई भी गैस भरी, जैसे 2 गैसें भरी है कोई भी, ठीक है। एक गैस तो ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो ये जो 2 गैसों का मिश्रण है वो समांगी मिश्रण होगा। 2 गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण होगा, 2 गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। इसके अतिरिक्त सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। और विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को विषमांगी विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आया विलेयता। विलेयता
जब किसी पदार्थ में कोई अधिकतम मात्रा घोली जाती है तो वो हमारी विलेयता कहलाती है। जब किसी पदार्थ में कोई अधिकतम मात्रा घोली जाती है तो वो हमारी विलेयता कहलाती है। ठीक है। अब इसी के बाद आया असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कितने प्रकार के होते हैं? असंतृप्त विलयन, संतृप्त, संतृप्त, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन टाइप कौन सा है? अतिसंतृप्त विलयन। तो पहले तो हम असंतृप्त का मतलब समझते हैं। असंतृप्त का मतलब क्या होता है? असंतृप्त का मतलब होता है किसी चीज से, जब जैसे हम किसी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को ले लेते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है हम किसी चीज से हमारा मन ना भर पाए। असंतृप्त का क्या मतलब होता है? किसी चीज से हमारा मन ना भर पाए। तो असंतृप्त का विलयन होगा किसी विलयन में वह न्यूनतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त नहीं कर सकती, असंतृप्त विलयन कहलाती है। किसी भी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलयता से कम होती है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाती है। विलय की मात्रा यदि उसकी विलयता से कम होती है, विलय की मात्रा किससे कम होती है? उसकी विलयता से, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाती है। असंतृप्त का मतलब आप लोग अच्छे समझ ही गए होंगे, मैंने बता दिया। और अब आया संतृप्त। संतृप्त का क्या मतलब होता है? संतृप्त का मतलब होता है मतलब पर्याप्त होना। संतृप्त का क्या मतलब होता है? पर्याप्त होना। संतृप्त का क्या मतलब होता है? पर्याप्त होना। तो किसी भी विलयन में विलय का संतृप्त होना। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में चीनी मिलाने पर चीनी जल में विलय हो जाती है। थोड़ी थोड़ी चीनी जल में मिलाने रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी तली के नीचे बैठ जाती है। जब हम कोई भी हमारे पास विलयन है, जैसे कि H2O है, ठीक है, इसमें हम चीनी थोड़ी थोड़ी मिलाते हैं, चीनी के कुछ पार्टिकल्स इसमें मिलाते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी तो मिलती रहती है, मगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि चीनी मिलना बंद हो जाती है, इसमें घुलना बंद हो जाती है, तो वो संतृप्त विलयन कहलाती है। मतलब पूर्णतः संतुष्ट करना संतृप्त विलयन। अब हमारा क्या आया? अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब होता है अत्यधिक, अधिक, और संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट करना। तो जैसे ये हमारे पास H2O है, तो इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स चीनी या NaCl लिए, कुछ पार्टिकल्स बट H2O कम है और पार्टिकल्स हमारे ज्यादा हैं, तो अति माने ज्यादा होंगे। तो H2O की अपेक्षा हमारे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। अति संतृप्त विलयन को हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे? निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आई विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? विलयता तो कई कारकों पर निर्भर करती है, बट मेन हमारे लिए तीन। विलयता कई कारकों पर निर्भर करती है, सांद्रता, सांद्रता बहुत सारे होते हैं। विलयता
विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला क्या है हमारा ताप। ताप पर विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर हमारी विलेयता, जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, उनकी विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ भी है, यहाँ पे लिक्विड है, कुछ भी है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ पार्टिकल्स NaCl लिए, NaCl नमक। अब इसको नीचे से हीट किया, नीचे से बर्नर लगा के हीट किया। तो जब हीट होंगे पार्टिकल्स तो ये आपस में घुल जाएंगे, ठीक है। जब हीट होंगे पार्टिकल्स तो ये आपस में घुल जाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। सेकेंड क्या है? विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक कितने प्रकार के होते हैं? विलायक दो प्रकार के होते हैं। विलायक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? ध्रुवीय। पहला कौन सा? ध्रुवीय। दूसरा अध्रुवीय। इससे मोस्टली कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ध्रुवीय और अध्रुवीय से। विलायक की प्रकृति। विलायक कितने प्रकार के होते हैं? विलायक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय और अध्रुवीय। पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होते हैं। ध्रुवीय पदार्थ जैसे कोई भी हमारे पास है, कोई भी पदार्थ है, एक हमने ये पदार्थ ले लिया, ठीक है, और एक ये ले लिया, एक पदार्थ ये ले लिया X Y, ठीक है। तो ये दोनों ही ध्रुवीय हैं। दोनों कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। X कैसा है? ध्रुवीय। और Y ध्रुवीय। ये दोनों ध्रुवीय हैं, ठीक है। और एक पदार्थ हमने ये ले लिया, ठीक है, जो कि है अध्रुवीय। कैसा है? अध्रुवीय। A और यहाँ पे हमने वही पदार्थ दोबारा से ले लिया, ठीक है। वही पदार्थ दोबारा से ले लिया। A और Y ये दोनों ध्रुवीय हैं। ये कैसा है? ये कैसा है? तो अगर
पदार्थ ध्रुवीय और ध्रुवीय आपस में मिक्स करे जाते हैं तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। विलेयता अधिक होगी, अधिक जल्दी मिश्रित होंगे। बट ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है। जब ये अधिक जल्दी मिश्रित होंगे तो ये क्यों नहीं होंगे? ये क्यों नहीं होंगे अधिक जल्दी मिश्रित? क्योंकि इसमें एक अध्रुवीय एक ध्रुवीय है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। अधिक जल्दी मिश्रित नहीं होंगे। अब इनके एग्जाम्पल हम क्या क्या ले सकते हैं? ये तो मैंने x और y के रूप में समझा दिया। अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं आगे? अब जैसे ध्रुवीय कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ध्रुवीय भी याद करने सकते हैं। ध्रुवीय NaCl ध्रुवीय होता है। NaCl कैसा पदार्थ होता है? NaCl पोलर होता है। और H2O कैसा होता है? H2O पोलर होता है। तो ये जल्दी मिश्रित होंगे। अब I2 और H2O ये दोनों पोलर, ठीक है। I2 कैसा होगा? I2 नॉन पोलर, I2 नॉन पोलर होगा और H2O पोलर होगा। H2O पोलर होगा। I2 कैसा होगा? I2 नॉन पोलर होगा और H2O पोलर होगा। अध्रुवीय अध्रुवीय और पोलर ध्रुवीय। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय आपस में जल्दी मिक्स नहीं होते, जल्दी मिश्रित नहीं होंगे। बट H2O तो हो गया पोलर, H2O हो गया पोलर। H2O कैसा हो गया? H2O ध्रुवीय हो गया। H2O कैसा हो गया? H2O ध्रुवीय हो गया। बट CCl4 ध्रुवीय नहीं होता। H2O होता है ध्रुवीय बट CCl4 ध्रुवीय नहीं होता, याद रखिए। I2 और CCl4 ध्रुवीय नहीं होता, ये दोनों अध्रुवीय होते हैं। I2 और CCl4 अध्रुवीय होते हैं। NaCl H2O ध्रुवीय होते हैं। NaCl H2O ध्रुवीय होते हैं। I2 CCl4 अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय। तो इतना समझाने के बाद बस यही निकल के आया कि ध्रुवीय में जल्दी मिक्स हो जाते हैं और अध्रुवीय में जल्दी मिक्स हो जाते हैं। ध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय में जल्दी मिक्स नहीं होता है। अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ में जल्दी मिक्स नहीं होता है। जो एक ही प्रजाति के हैं वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं और जो एक प्रजाति के नहीं है वो जल्दी मिक्स नहीं होते हैं। बस इतना ही निकल के आया, ठीक है। जो एक जाति के हैं वो जल्दी मिक्स हो जाते हैं और जो एक जाति के नहीं है वो जल्दी मिक्स नहीं होते हैं।
समायन प्रभाव। और समायन प्रभाव में क्या होता है, समायन की उपस्थिति में विलय लवणों की विलयता घट जाती है। समायन की उपस्थिति में विलय लवणों की विलयता घट जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले, AgCl2 रिएक्शन है, Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, बॉन्ड ऑफ वेक्टर, आप सभी लोग बताएंगे इसमें क्या होगा। बॉन्ड ऑफ वेक्टर अब इसके बाद क्या आया, गैस की द्रव में विलयता। गैस की द्रव में विलयता, बॉन्ड ऑफ वेक्टर। पहला आया हेनरी का नियम। तो हेनरी ने क्या बताया अपने नियम में, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे हेनरी का नियम। W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब P पर किसी विलायक में घोलते हैं तो, किसी विलायक में घोलते हैं तो ये है इक्वल्स टू में ले जाएंगे, नियतांक K लगाएंगे, P हो गया K बराबर W अपॉन P। K क्या है यहाँ पे, स्थिरांक है। K क्या है यहाँ पे, स्थिरांक है। K बराबर W अपॉन P। K बराबर W अपॉन P, या विलायक में गैस के मोल बटे गैस अवस्था में गैस के मोल, इधर लिखें, या विलायक में गैस के मोल बटे गैस अवस्था में गैस के मोल बराबर K क्या है, K क्या है, K स्थिरांक है। आज तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी तो बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आगे की क्लास होगी वो कल होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इतना तैयार कीजिए। अब आगे का जो रह गया है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।